नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद मनीष में। दोस्तों, भारतीय संविधान में हम लोग भारत के संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ है उस चैप्टर को पढ़ रहे थे। अर्थात हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इस चैप्टर की बात कर रहे थे, है ना। बात कर रहे थे हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस टॉपिक की बात हम लोग स्टार्ट किए थे इंडियन पॉलिटी में, भारतीय संविधान में। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो इसकी बेसिक बातें थी, जो एक्ट हम लोगों को पढ़ने थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि वो पहला एक्ट कौन सा आया जिस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भारत में नियंत्रण करना आरंभ किया और किस तरह से उन बातों ने भारतीय संविधान को आगे चल करके प्रभावित किया। तो देखिए, जरा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो ये भारतीय संविधान अगर आप देखेंगे तो देखिए, भारतीय संविधान का विकास दरअसल शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। वहीं से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने भारतीय संविधान में ली हैं। तो समझने का प्रयास थोड़ा सा करते हैं कि आप सबको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1599 में कुछ व्यापारी आपस में मिलते हैं और आपस में मिल करके वो एक एजेंडा बनाते हैं कि हम भारत में चलेंगे और व्यापार करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन की कंपनी थी और आप सबको पता है कि लंदन में उस समय शासन हुआ करता था राजतंत्र। आज भी वही शासन है, राजतंत्र अर्थात राजा का शासन हुआ करता था। उस समय महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ये वहाँ की शासक थी और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ व्यापारी जाते हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम से और जा करके इनसे मिलते हैं और इनसे मान के चलिए कि एक आदेश लेते हैं, इनसे अनुमति लेते हैं कि हम पूर्वी देशों से व्यापार करना चाहते हैं, आप हमें आदेश दे दीजिए, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आदेश जारी करती हैं जिसे रॉयल चार्टर कहा जाता था या कहा जाता है, या इसी को 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहते हैं। इसी को 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। चार्टर एक्ट को कहा जाता था राजपत्र, है ना। राजपत्र, राज आज्ञा, कुछ भी कह लीजिए आप। ये जारी हुआ और जब ये राजाज्ञा जारी हुआ तो इसमें कौन कौन सा प्रावधान था। तो पहला प्रावधान ये किया गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के राजपत्र में या रॉयल चार्टर में कि इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। क्लियर हो गया? मतलब रॉयल चार्टर 1600 ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को लंदन के पूर्वी देशों से 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली प्रदान कर दिया कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती है और कोई लंदन की कंपनी इन देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। ये पहली बात कही गई किस एक्ट में? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में। दूसरी बात ये कही गई कि कंपनी में एक निदेशक मंडल होगा। कंपनी में एक निदेशक मंडल होगा।
निदेशक मंडल को अंग्रेजी में कहते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का एक निदेशक मंडल, इसको शॉर्ट फॉर्म में COD कहा जाता है। कंपनी का एक निदेशक मंडल होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसमें 24 सदस्य होंगे। जिसमें कितने सदस्य होंगे? 24 सदस्य होंगे। और यही निदेशक मंडल कंपनी के लिए नियम और कानून बनाता था। यही निदेशक मंडल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम और कानून बनाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में जाएगी तो किन नियमों और किन कानूनों का पालन करेगी, इसको बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो इसको बनाने का अधिकार निदेशक मंडल को दिया गया था। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये जो निदेशक मंडल था, ये निदेशक मंडल के ये जो 24 सदस्य थे, इन 24 सदस्यों का ये आखिर 24 सदस्य कौन लोग होते थे? तो ध्यान से समझिएगा। जो कंपनी के शेयर धारक होते थे, जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर धारक होते थे और जिनका कंपनी में 500 पाउंड से अधिक का शेयर लगा हुआ होता था, उन्हीं व्यक्तियों में से 24 लोगों को प्रति वर्ष इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में चुना जाना था। मतलब कंपनी के शेयर धारकों में से ही जिनकी पूंजी 500 पाउंड से ज्यादा होती थी, उन लोगों को क्या बना दिया जाता था? निदेशक मंडल में चुनाव करके भेज दिया जाता था और वही लोग कंपनी के लिए नियम और कानून बनाते थे। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब कंपनी भारत में आती है। कंपनी जब भारत में आई और भारत में आने के उपरांत आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करना आरंभ किया उसने। मतलब पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली कंपनी कहाँ खोली गई थी? सूरत में खोली गई थी। बताया मैंने आप लोग को इतिहास वाले चैप्टर में कि सूरत में पहली कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी सूरत में। सबसे पहली इनकी कंपनी आप देखेंगे भारत में तो सूरत में खोली गई थी, यहाँ पर गुजरात में। फिर सूरत, बंगाल, मद्रास, अलग अलग क्षेत्रों में इनकी कंपनियां बनी और तीन जगहों पर अंग्रेजों ने भारत में प्रेसिडेंसी बनाया। पहली प्रेसिडेंसी उनकी बनाई गई थी कहाँ पर? तो पहली प्रेसिडेंसी बम्बई में बनाई गई थी, दूसरी प्रेसिडेंसी उन लोगों की मद्रास में बनाई गई थी और तीसरी प्रेसिडेंसी उन लोगों की बंगाल में बनाई गई थी, है ना। जहां से ये लोग शासन व्यवस्था चलाते थे, जहां से ये लोग बेसिकली देखेंगे तो व्यापार का कार्य करते थे। होता क्या था, बंबई का गवर्नर अलग होता था, बंगाल का गवर्नर अलग होता था और मद्रास का गवर्नर अलग होता था। तो आगे चल करके धीरे धीरे इन लोगों में देखिए, पहले इन लोगों का 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जो प्रावधान किया गया, वो प्रावधान ये था कि यही जो इन लोगों के ऊपर जो नियम और कानून लगेगा, वो नियम और कानून कहाँ से लगेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नियम कानून बनाएगी और भारत में ये लोग उन नियमों कानूनों का पालन करेंगे। लेकिन अब अगला चार्टर इसी में कुछ सुधार करने के लिए पेश किया गया था, जिसे आप लोग 1726 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1726 का चार्टर एक्ट ये कंपनी के ऊपर, कंपनी के कर्मचारियों के में या कंपनी के निदेशक मंडल में या कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा आप देखेंगे कुछ बदलाव किया गया था। और 1726 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया था। 1726 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि इसमें बेसिकली शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, पावर को बांटा गया। इसमें यह कहा गया कि बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार होगा। विधि बनाने का अधिकार होगा। तो एग्जाम में सवाल पूछना याद रखिएगा कि पहली बार
बंबई, मद्रास, बंगाल के गवर्नर को कानून, लॉ, विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 1726 के बाद जो अगला एक्ट हम लोग को पढ़ना है, वो अगला एक्ट पढ़ना हम लोग को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जरा ध्यान से समझिएगा, जो अगला एक्ट हम लोग को पढ़ना है, अगला एक्ट हम लोग को पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब एक चीज बहुत शानदार है इसमें समझने के लिए कि आखिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया क्यों गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की भारत में आवश्यकता क्या थी? तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा कि आप सबको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध होता है और ये युद्ध किसने जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ये भी किसने भारत में जीता? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। उसके बाद 1765 में मैंने आप लोग को बताया हुआ इतिहास वाले चैप्टर में कि इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि होती है कब? तो 1765 में। 1764 के युद्ध में आप लोग को पता होगा कि बंगाल का जो बगोड़ा नवाब है वो हार जाता है, प्लस जो अवध के नवाब हैं वो भी हार जाते हैं, और प्लस दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय वो भी हार जाते हैं। तो इन तीनों लोग हार गए और हारने के उपरांत इन तीनों लोगों से इलाहाबाद की संधि की गई। और यहीं से आप सबको पता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ का जो दीवानी अधिकार था, दीवानी अधिकार वो किसको मिल गया था? तो ये दीवानी अधिकार मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी अधिकार का मतलब क्या होता है? राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया किसे? अंग्रेजों को मिल गया इलाहाबाद की संधि के द्वारा। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो यहाँ से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप आरंभ हुआ। यहाँ से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति में आई, और राजनीति में आने के उपरांत आप देखेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था, इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में एक अवधारणा पेश की जिसे आप लोग द्वैध शासन के नाम से जानते थे, और इसी ने बंगाल में पहली बार द्वैध शासन आरंभ किया। बताया था मैंने आप लोगों को इतिहास वाले चैप्टर में। मेरा आप लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती है कि जितने लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो पिछला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन आरंभ किया, और इस द्वैध शासन के द्वारा आप देखेंगे कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ये कंपनी के कर्मचारी भारत में भ्रष्टाचार करना आरंभ करते हैं, भयानक भ्रष्टाचार करना आरंभ कर देते हैं। कम भारत में समझ लीजिए बेसिकली एक प्रकार का लूट करना आरंभ करते हैं। और इससे होता क्या है? इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में घाटा होना आरंभ होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाती है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाएगी तो घाटे में जाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के शासन से लोन के लिए बात करेगी कि हमें भारत में लोन चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार से लोन के लिए अप्लाई करेगी तो वहां पर आप देखेंगे
प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। इन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोन मांग रही है, जबकि इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार भी मिला हुआ है, व्यापार भी कर रही है, तब भी कंपनी घाटे में जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया, एक गुप्त समिति का गठन किया और गुप्त समिति का गठन करके इन्होंने कहा कि ये पता लगाइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में घाटे में क्यों जा रही है, आखिर कारण क्या है। तो जब इस गुप्त समिति ने पता लगाया तो इन्होंने बताया इनको कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटे में जाने का जो मेन कारण है वो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार है। और यहाँ पर ब्रिटेन की संसद को पहली बार ये मौका मिल गया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या लगा सकें, नियंत्रण लगा सकें। और इसी नियंत्रण को लगाने के लिए आप देखेंगे भारत में पेश किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आई थिंक आप लोगों को इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा आगे की बात। अब होता क्या है, किया क्या गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, प्रावधान क्या क्या थे। तो मैंने बताया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कि 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। और तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग, बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग और मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर अलग। अब हुआ क्या, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला प्रावधान किया गया, वो पहला प्रावधान ये किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर को इसके अधीनस्थ कर दिया गया, इसके अधीनस्थ कर दिया गया। एक बड़ा परिवर्तन किया गया, एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। सोच के देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने किसी अधिकारी से बात करनी हो तो वो एक अधिकारी से बात करना चाहेगा कि 3 अधिकारियों से बात करना चाहेगा। भाई मुंबई में अलग गवर्नर, मद्रास में अलग गवर्नर, बंगाल में अलग गवर्नर, तो 3 अलग अलग लोगों से बात ना करके एक लोगों से बात किया जाए। इसके लिए क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का एक पद बनाया गया और बंगाल का उस समय का जो गवर्नर था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स आप देखेंगे भारत में पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, सारे मामले बंबई तथा मद्रास के नहीं दिए गए थे, कुछ मामलों में ही इसको इन लोगों को अधीन बनाया गया था। अभी भी इन लोगों के पास अपने अपने प्रेसिडेंसियों में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन कुछ मामलों में इन गवर्नर जनरलों को क्या कर दिया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया था। तो 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया था, पावर का विभाजन किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था तीनों गवर्नरों में, इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, शक्तियों को केंद्रीकृत कर दिया गया, एक व्यक्ति के हाथों में शक्तियों को सौंप दिया गया। याद रखिएगा, तो शक्तियों के केंद्रीकरण की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पहली बार शक्तियों के केंद्रीकरण की अवधारणा भारत में जन्म लेती है और भारत के संवैधानिक विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। तो अगर आप लोगों से कभी सवाल पूछे कि बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा
भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को आरंभ किया गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को आरंभ किया गया। तो याद रखिएगा, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था भी आरंभ हुई थी पहली बार इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स और शक्तियों को केंद्रीकृत किया गया। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला क्या प्रावधान था इस अधिनियम? दूसरा प्रावधान क्या किया गया इस अधिनियम में, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे प्रावधान में ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। ये कहा गया कि गवर्नर जनरल जो है वो अकेले कार्य नहीं करेगा, उसके शासन में सहयोग करने के लिए 4 सदस्यों की काउंसिल, बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल तो रहेगा ही, साथ में उसके साथ 4 सदस्य और होंगे जो क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, कार्यों में सहायता करेंगे। और इस आप देखेंगे पॉइंट से आपको एक चीज समझ में आएगा कि भारत के अंदर आप देखिए आज के समय में भारतीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए क्या होता है, मंत्री परिषद है, अर्थात कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो स्वरूप आप देखेंगे भारत में, पहली बार कार्यपालिका आप देखेंगे कहां से निकल के आ रही है, तो पहली बार कार्यपालिका की अवधारणा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निकल के आ रही है। और क्या कहा गया, और कहा गया कि इस परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर होगा, अर्थात ये जो 4 सदस्यीय परिषद है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, चारों लोग मिलकर के बहुमत के आधार पर फैसला करेंगे। और अगर मान लीजिए कोई कानून है, 2 लोग पक्ष में है, 2 लोग विपक्ष में है, तो क्या होगा, तो कहा गया था ये निर्णायक मत देने का अधिकार, निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होगा। गवर्नर जनरल के पास होगा। बहुत शानदार व्यवस्था अपनाई गई है पहली बार भारत में कि निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर होगा, बहुमत से फैसला लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि 2 लोग बैठ करके फैसला लेंगे, नहीं, हमेशा चारों लोगों में बहुमत 3-1 से फैसला होगा। और अगर 2-2 बराबर हो गए तो फिर बराबरी की स्थिति में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि बराबरी की स्थिति में हमेशा जो निर्णायक मत देगा, वो निर्णायक मत देगा कौन, तो निर्णायक मत देगा वॉरेन हेस्टिंग्स, अर्थात पहला गवर्नर जनरल वही था। बाद में बहुत सारे गवर्नर जनरल आएंगे, आप देखेंगे। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है, तो इस अधिनियम के द्वारा, तो अगर आपसे कभी भी सवाल पूछा जाए कि कार्यपालिका की अवधारणा भारत में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा निकल करके आती है, तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार कार्यपालिका की अवधारणा निकल करके आती है। अच्छा, क्या इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया था कि कोई निर्णय लिया जाए और वो उस पर वीटो कर दे कि नहीं ये पूरा कानून ही हम रद्द करते हैं? तो याद रखिएगा एक पॉइंट इसी में ऐड कर दीजिए कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं दिया गया था, अर्थात गवर्नर जनरल के पास ये अधिकार नहीं था कि वो किसी निर्णय को पूरी तरीके से समाप्त कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है आपके लिए ये, याद रखिएगा। बहुत सारे सवाल
आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अधिनियम से पूछे गए हैं, पेपर आप लोग सॉल्व करिएगा, देखिएगा। जरा ध्यान से समझिएगा अगली बात क्या कही गई इस अधिनियम के द्वारा। तो अगली बात ये कही गई कि कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। बहुत शानदार व्यवस्था, स्थापना की जाएगी। मतलब पहली बार भारत में न्याय की अवधारणा, न्यायपालिका की अवधारणा निकल करके कहां से आती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से निकल के आती है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1774 में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। क्या ये अकेले थे? नहीं, 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश भी थे इसमें। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि वो तीनों न्यायाधीश कौन कौन से थे। एलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? चीफ जस्टिस थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। आप लोग मुझे कमेंट करके उनके नाम बताइएगा कि 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे। तो 3 अन्य, तो पहली बार न्यायपालिका की अवधारणा किस अधिनियम से आई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आई। और भी कोई बात लिखी गई थी क्या इसमें? जी हाँ, इसमें कहा गया था कि यह सर्वोच्च न्यायालय, यह सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब देखिए अभिलेख न्यायालय क्या है? एक नई चीज निकल करके सामने आती है। अभिलेख न्यायालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अब ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है? किसको कहते हैं अभिलेख न्यायालय? जरा 2 मिनट यहीं पे समझ लेते हैं कि अभिलेख न्यायालय किसको कहा जाता है, क्या होता है अभिलेख न्यायालय। चलिए जरा ध्यान से सीखिएगा। अभिलेख न्यायालय की बात करूं अगर मैं आप लोगों से कि किसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय होते क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या होता है। चलिए एक और बात मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आज भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है क्या वो अभिलेख न्यायालय है? और अगर है तो किस अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय होगा? और ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या भारत के उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय हैं? और अगर हैं तो किस अनुच्छेद के द्वारा हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, अभिलेख न्यायालय होते क्या हैं जरा देख लीजिए। तो पहली बात, अभिलेख न्यायालय में 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि न्यायालय को अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार होता है। दंड देने का अधिकार होता है। जो भी न्यायालय अभिलेख न्यायालय होते हैं, अगर उनकी अवमानना की जाती है, अवहेलना की जाती है, उन्होंने कोई आदेश जारी किया और आप उस आदेश को मानने से क्या कर दे रहे हैं? इनकार कर दे रहे हैं। मान लीजिए उसने कहा कि ठीक है इनको 2 साल की सजा दी जाती है और आप वही कोर्ट में चिल्लाने लगे नहीं नहीं ये हो, तो अपनी अवहेलना कर रहे हैं उसके आदेश का, वो आपकी सजा बढ़ा सकती है। तो अवमानना पर उनको दंड देने का अधिकार होता है। और दूसरी बात, इनके सभी फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं। और किन्हीं समान मामलों में मिसाल के तौर पर, मिसाल उदाहरण नजीर मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। क्लियर होगी बात?
तो इनके सभी फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं, उनको सुरक्षित रखा जाता है। और अगर वैसा ही कोई नया मामला आता है तो उसी फैसले के आधार पर उस केस में भी फैसला दे दिया जाता है। इसी को कहते हैं आप अभिलेख न्यायालय। 2 मामले हैं अभिलेख न्यायालय में, याद रखिएगा। क्या कोई और बात इसमें शामिल थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में? तो जी हाँ, यह पहला ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा भारत में जो प्रशासन हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर ब्रिटेन की संसद ने क्या करना शुरू किया? नियंत्रण करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण होना शुरू हुआ। किसका? ब्रिटेन का। किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो एक काम और किया गया, जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसमें जो लोगों की पूंजी 500 पाउंड थी, 500 पाउंड बताया मैंने पीछे अभी आप लोगों को, तो कहा यह गया कि अब जिन लोगों का शेयर 500 पाउंड है, कहा यह गया कि जिन लोगों का शेयर 500 पाउंड शेयर था, वही लोग निदेशक मंडल में चुने जाते थे। वही लोग तो जाते थे निदेशक मंडल में। निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कौन जाता था? जिनकी पूंजी 500 पाउंड से ज्यादा थी, उन्हीं लोगों को चुनकर प्रतिवर्ष यहाँ भेजा जाता था। तो कहा यह गया इस अधिनियम के द्वारा कि नहीं, अब चुनाव उन लोगों का होगा जिनकी पूंजी कितनी होगी, जिनका शेयर कितना होगा, 1000 पाउंड का शेयर होगा। अब उनको चुना जाएगा, वही लोग जाएंगे कहाँ? निदेशक मंडल में। क्लियर हो गया? दूसरा काम, पहला काम तो ये किया गया, तो शेयर धारकों की संख्या जो थी उसको कम करने के लिए, शेयर धारकों को नियंत्रित करने के लिए पूंजी की न्यूनतम राशि बढ़ा दी गई, 1000 पाउंड कर दिया गया। और दूसरा काम ये किया गया, इनका कार्यकाल फिक्स कर दिया गया। कहा यह गया कि इस अधिनियम के द्वारा कि अब सीओडी का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। 4 वर्ष का होगा और प्रत्येक वर्ष इसके 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और उनकी जगह पर नए सदस्यों को चुन लिया जाएगा। तो कार्यकाल कर दिया गया 4 वर्ष और कहा गया ये कि प्रत्येक वर्ष में से इसके 1/4 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेंगे। क्या और भी कोई प्रावधान था? तो एक और इसी में जान लीजिए कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर, जो उनका निजी व्यापार था, उस निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेंगे। और भी कोई बात थी? जी हाँ, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कंपनी के कर्मचारी अब किसी भी भारतीय से किसी भी प्रकार का कोई भी उपहार ग्रहण नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये पूरी की पूरी बातें थी आपकी किसकी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पूरी बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां भी थी क्या? प्रावधान तो बहुत सारे थे, बहुत सारी चीजें हमने सीखी इस अधिनियम से। तो क्या इस अधिनियम में कुछ कमियां भी थी? तो देखिए कमियां, देखिए एक है भारत में गवर्नर जनरल, और दूसरा है भारत में आपका सर्वोच्च न्यायालय। ये 2 बातें भारत में निकल करके आती हैं इस अधिनियम से, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक क्या, और एक आपका गवर्नर जनरल। आप जरा ध्यान से समझिएगा, गवर्नर जनरल का काम क्या है? गवर्नर जनरल का काम है राजस्व वसूलना, जो इनका मूल काम था। तो मान लीजिए ये किसी व्यक्ति से राजस्व वसूलते हैं तो, और जबरदस्ती मारपीट के या किसी भी प्रकार से, तो वो व्यक्ति सीधे कहाँ चला जा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय चला जा रहा है कि भैया हमको न्याय दीजिए, हमारे साथ मारपीट हो रही है, जबरदस्ती हो रही है, पैसा जबरदस्ती वसूला जा रहा है।
तो ये राजस्व मामले में हस्तक्षेप होना शुरू हो गया, किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। और ये न्यायालय का प्राइम काम क्या है? न्याय करना। और कुछ भारतीय चले जाते थे सीधे डायरेक्ट गवर्नर जनरल के पास, तो ये भी न्याय का काम कर देते थे। तो इनके न्याय प्रणाली में हस्तक्षेप किसका हो रहा है? गवर्नर जनरल का। तो पावर्स के चक्कर में इन दोनों में आपस में होना शुरू हो जाता है क्या? लड़ाई। और भी बहुत सारी बातें हैं, भारत की धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इसमें हस्तक्षेप करना शुरू करता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इस कारण से बहुत सारे भारतीय खफा होते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, स्वयं गवर्नर जनरल सर्वोच्च न्यायालय से परेशान। तो इस कारण से इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक अधिनियम पेश किया गया था, जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। दोस्तों, बहुत सारी किताबों को आप पढ़ेंगे तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आपको पढ़ने को नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण यही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही भारत में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को लाया गया था। इसीलिए कुछ बातें इसकी बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे ताकि चीजें हमारी क्या हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दूसरा जो एक्ट हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब ये क्यों लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट? क्या लिखेंगे इसमें? तो आप लिखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए भारत में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। क्लियर हो गई बात ये? चलिए, अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे, क्या क्या प्रावधान किए गए? तो कहा यह गया कि गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगी। अर्थात अगर ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कोई भी कानून बनाती है तो न्यायालय उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कहा यह गया कि गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से क्या रहेगी? बाहर रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अगर कोई कानून बनाती है तो हमें जरूरी नहीं है कि हम जाके सर्वोच्च न्यायालय से पूछें कि माय लॉर्ड हम ये कानून बनाए कि ना बनाए। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, पहला प्रावधान किया गया। मतलब क्या किया गया? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जा रहा है। आज देख लीजिए, भारत में कार्यपालिका की शक्तियां अलग हैं, न्यायपालिका की शक्तियां अलग हैं, दोनों में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो ये भी अवधारणा कहां से निकल के आया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा इस अधिनियम में कहा गया राजस्व संबंधी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब अब सीधी बात क्लियर कर दी गई कि सर्वोच्च न्यायालय राजस्व संबंधी किसी भी मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। अगर कंपनी के कर्मचारी राजस्व संबंधी मामले में कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें न्यायालय की किसी भी प्रकार की अधिकारिता नहीं रहेगी। अगली बात ये कही गई इस अधिनियम में कि सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों में अपने फैसलों में भारतीय धर्म, रीति रिवाज,
रीति रिवाज एवं संस्कृति को ध्यान में रखेगा। मतलब ऐसा कोई भी फैसला नहीं देगा जिससे भारतीय रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, परंपरा को नुकसान पहुंचता हो। क्लियर हो गई बात? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के माध्यम से आप देखेंगे तो ये बहुत सारी बातें आप भारत में पाते हैं कि किस तरह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में।